संस्कार स्टडीज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को, सभी बहनों एवं भाइयों को मेरा राम राम सा। आज अपन चर्चा कर रहे हैं प्रेशर, दाब के बारे में। रियलिटी में दैनिक जीवन में आपने दाब कहीं न कहीं सुना है और इस शब्द का अपन उपयोग लेते हैं दाब। आज जिससे पूछे कि मैं उसके प्रेशर में हूं, कोई से पूछे मेरे पढ़ाई का प्रेशर है, तो प्रेशर शब्द जनरली यूज लिया जा रहा है। प्रेशर क्या है? प्रेशर आप पढ़ नहीं रहे हो, आपका एग्जाम आ गया, फिर आप पढ़ने लगे, वो कहलाता है प्रेशर। आप चल रहे हो धीरे धीरे, आप थक गए, इतने थक गए कि आपसे चला ही नहीं जा रहा, आपके पीछे लग गया कुत्ता, वो आपके लिए क्या हो गया? प्रेशर हो गया। इस प्रकार से कहीं ना कहीं जीवन में अपने ऊपर दबाव बना रहता है। व्यक्ति काम की अधिकता से कभी नहीं थकता है, व्यक्ति थकता है काम को बोझ मानने से। ये प्रेशर कुकर अपना, सपोज दैट ये है अपना प्रेशर कुकर, इसके नीचे लग रही है आग। अब इस प्रेशर कुकर के अंदर दबाव बनता है तो ये क्या देता है? सीटी। तो अपने को प्रेशर कुकर की तरह कितना भी प्रेशर बन जाए, सदैव मस्त रह करके सीटी बजानी चाहिए। आज अपन चर्चा करेंगे दाब के बारे में। इस चर्चा में अपन आसान ट्रिक से दाब के बारे में पढ़ेंगे, दाब की मात्रक क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। संपूर्ण अपन इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दाब देखा जाए तो दाब का सूत्र अगर देखें अपन, तो दाब का सूत्र लिखते हैं बल बटे क्षेत्रफल, जो कि गलत है। बल कौन सा होना चाहिए? लंबवत बल। लंबवत बल को ही अपन क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं, बटे क्षेत्र। अर्थात अपने आप में प्रश्न हो गया कि लंबवत बल ही क्या कहलाता है? प्रणोद। इसकी परिभाषा अगर अपन दे तो इस क्षेत्रफल को क्या बना दो? इकाई बना दो। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। अगर इसकी फॉर्मूले की अपन बात करें तो डायरेक्ट अपन ऐसे लिख सकते हैं कि दाब प्रेशर P बराबर फोर्स अपॉन एरिया। ये दाब का फॉर्मूला हो गया। अगर इसके मात्रक की बात करें अपन तो बल का मात्रक है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। दाब का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को अपन क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं जी? पास्कल कहते हैं। यह हो गई दाब के ऐसा मात्रक की चर्चा। अब सीधा सा अपन फॉर्मूले से देख सकते हैं कि P बराबर F अपॉन क्या कह सकता हूं जी? कि दाब है वो बल के तो क्या है? समानुपाती, और जो दाब है वो क्षेत्रफल के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। बल के समानुपाती है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका अर्थ ये हो गया कि फोर्स को बढ़ाओगे, बल को बढ़ाओगे तो दाब भी बढ़ेगा, लेकिन आप क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो दाब का मान घटेगा। क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा दाब का मान उतना ही घट जाएगा। देख लो आप लोग, दैनिक जीवन में कई एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब ये बढ़ते ही ये घट जाएगा। अगर दाब बढ़ेगा तो 100% बात है कि क्षेत्रफल घट रहा है। अपन कोई भी एग्जांपल ले, ये कील है और सपोज इसका जो ऊपर वाला सिरा है वो कैसा है जी? नुकीला है।
नुकीला क्यों है? क्योंकि इसका क्षेत्रफल है वो घट गया, उस क्षेत्रफल घटने पर इस पर लगने वाला बल का मान बढ़ गया जी। इसी प्रकार हाथी के पांव, हाथी के पांव नीचे से क्या होते हैं? चौड़े होते हैं साहब। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ गया, और क्षेत्रफल जब बढ़ गया तो उसके जमीन पर लगने वाले दाब का मान क्या हो गया? घट गया। तो क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब का मान घट गया। दूसरी, भैंस के पांव, हाथी के पांव और भैंस के पांव में अंतर है, हाथी की टांग और भैंस की टांग में अंतर है। हाथी के पांव मोटे होते हैं और इसके नीचे से उतने मोटे नहीं होते हैं, क्योंकि इसका भार कम होता है और इसका भार ज्यादा होता है। समझ रहे हो बात को? तो हाथी के पांव नीचे से भारी होते हैं। बैग है जी, जैसे अपने पास ये बैग है और इसकी ये डोरी है बैग की, इसको यहां से बांधते हैं ऐसे, तो इसका ये वाला क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है क्योंकि इस पर लगने वाले अपने कंधों पर जो दबाव का मान है वो कम लगे। अगर ये पतली होती तो यहाँ पे दबाव का मान बढ़ जाता। तो क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब का मान घट जाता है। समझ रहे हो? अब अन्य एग्जाम्पल अपन देखें तो अपन देख सकते हैं कि चाकू, कुल्हाड़ी की आदि आगे से नुकीली होती है, आगे से नुकीली होती है। क्यों होती है? आगे से नुकीली होने पर इन पर आगे के सिरे पर लगने वाले दाब का मान बढ़ जाएगा। भवनों की नींव और बांध की दीवार, भवनों की नींव और बांध की दीवार नीचे से चौड़ी होती है। क्यों? क्योंकि ये भवनों की जो नींव है, बांध की दीवार है, नीचे से चौड़ी होने पर उन पर लगने वाले दाब का मान कम हो और वह अधिक से अधिक दाब को क्या कर सके? सहन कर सके। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए भवनों की नींव, बांध की दीवार आदि नीचे से क्या होती है? चौड़ी होती है। अब दाब है, दाब से हर काम हो रहा है। दाब आमने से लग जाए, दाब सामने से लग जाए, दाब ऊपर से लग जाए, दाब नीचे से लग जाए, दाब की कोई दिशा नहीं है। अतः है दाब क्या है? दाब एक अदिश राशि है। दाब कैसी राशि है? अदिश राशि है। दाब की कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए दाब कैसी राशि है? अदिश राशि है। और दाब बड़े बड़े दाब के कारण बड़े बड़े काम हो जाते हैं। बड़े बड़े व्यक्ति सुबह शौचालय में बैठ जाते हैं, वो भी किसके कारण? दाब के कारण। क्यों? क्योंकि उत्सर्जन क्रियाओं में 20 mmHg का दाब लगता है। कितना दाब लगता है? 20 mmHg का। तो इसलिए दाब अदिश राशि है। उत्सर्जन क्रियाओं के दौरान कितने mmHg का दाब लगता है? 20 mmHg का। अपन दाब के अन्य मात्रक की बात करें, उसके लिए मैं आप लोगों को एक शानदार अच्छी ट्रिक बता रहा हूं। एक अच्छी ट्रिक बता रहा हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक तो नाम सुना होगा आपने एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक नाम सुना होगा आपने एसटीपी। एनटीपी को बोलते हैं अपन सामान्य ताप एवं दाब।
एसटीपी को बोलते हैं अपन मानक ताप एवं दाब। समझ रहे हो बात? सामान्य ताप एवं दाब। अब इन दोनों में ताप में कोई चेंज नहीं होगा, ताप जितना है उतना ही रहेगा। ये एनटीपी एसटीपी ताप पर कभी डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है किस पर? दाब पर। इसमें दाब होता है वो कितना होता है? 1 atm, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय दाब। और इसमें जो दाब लिया जाता है वो कितना लिया जाता है? 1 बार। कितना लिया जाता है? 1 बार दाब लिया जाता है। अब दाब के एटीएम भी मात्रक है, 1 बार भी मात्रक है, पास्कल भी मात्रक है, न्यूटन भी मात्रक है। ऐसे मात्रकों को अपन कैसे याद रखें, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। उस बात को आप लोग ध्यान से सुनना, आपके याद रह जाएगी। एक बंदा है जिसका नाम है कजोड़। कौन सा जोड़ है जी? कजोड़। अब कजोड़ पढ़ता है संस्कार अकादमी में। अब यहां पर वह पढ़ नहीं सकता, वह जाता है सिटी में, क्योंकि वह सिटी के अंदर कोचिंग करना चाहता है। कजोड़ गया, अपने पापा से पैसे एटीएम लिया और वो लेकर के वह जयपुर किसी सिटी में चला गया और वहां पर गया वो एक एटीएम में, और उस एटीएम से उसने क्या निकलवाए? कुछ पैसे निकलवा लिए। अब पैसे निकलवा करके वो बंदा जाता है सीधा बार में। कहा जाता है? सीधा बार में। अब बार में जाता है और बार में जाकर के आप बार वह जगह जहां पर लोग शराब पीते हैं, वहां पर उसने ज्यादा पी ली तो उसने उत्पाद मचाया। उत्पाद मचाने पर वहां पर कौन आई? पुलिस आ गई साहब। कौन आ गई? पुलिस आई। पुलिस को देख करके कजोड़ भागने लगा। तब 14 पुलिस तो उसको सामने वाले गेट पे मिली और 7 पुलिस है उसको पीछे वाले गेट पे मिली। तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके उसको क्या किया? टॉर्चर किया। क्या किया? टॉर्चर किया। टॉर्चर करने पर कजोड़ ने बोला मैं तुम्हारे जैसे कितने देखता हूं? 760 देखता हूं। फिर भी नहीं माना तो पुलिस वालों ने बुला लिए उसके पापा को, और पापा के साथ उसके एक अंकल गए, काका गए। उस काका का नाम था नंसू काका। क्या नाम था? नंसू काका। अब पुलिस वालों ने उससे पैसे मांगा तो 101 रुपए तो थे उसके पापा के पास और 325 रुपए थे किसके पास? उसके नंसू काका के पास थे। ये बात आप लोग ध्यान से सुने हो तो आपको एक चीज बता दूं, ये आपको दाब के पूरे मात्रक याद हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? इसमें एक एटीएम में यहां पर 101 325 के यहां बिंदु लगाकर के इस संख्या को आप यहां पे लिख दो 1.01325। तो अपने पास सीधी सी लाइन बन गई है कि एक बार पहले वो कहां पर गया? एटीएम में। उसके बाद भी वो कहां पर गया? बार में गया। उसके बाद भी वो कहां पर गया? कौन आई वहां पर? पुलिस आई। 14 आगे वाले गेट पर, पीछे वाले गेट पर कितने? 7। तो 14.7 क्या? PSI हो गए। और 760 क्या हो गए? टोर हो गए। और 101 325 क्या हो गए? 101 325 पी यानी पापा का पास्कल, नंसुका का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आप पास्कल भी बोल सकते हो या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। अब इसमें दाब के ये आपके मात्रक हो गए। एटीएम भी दाब का मात्रक है, बार भी दाब का मात्रक है, पीएसआई भी दाब का मात्रक है, टोर भी दाब का मात्रक है और पास्कल भी दाब का मात्रक है। पास्कल को अपन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसी लाइन से आप लोग इनमें संबंध निकाल सकते हो। और इनमें संबंध ये हो गया कि दाब की सबसे बड़ी इकाई हो गई एटीएम, सेकंड नंबर पर हो गई बार, थर्ड नंबर पे हो गई पीएसआई, ये फिर फोर्थ नंबर पे क्या हो गई ये वाली, और लास्ट में क्या बच गया? पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
आपसे पूछा जाए 1 न्यूटन में कितने बार होते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 1.01325 बार। आपसे पूछा जाए एक एटीएम में कितने पीएसआई होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 14.7 पीएसआई। एक एटीएम में आपसे पूछ ले कि कितने पास्कल होते हैं, तो 101 325 पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं। आपसे पूछा जाए कि एक, आपको क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आपसे पूछ लिया गया कि एक बार में कितने पास्कल होते हैं, एक बार में कितने पास्कल होते हैं। तो आप लोग दो को उठाओ, दो के लिए पूछा तो एक तो इस बार को उठा लो और एक आप इस पास्कल को उठा लो, तो आपका हो गया 1.01325 क्या बार बराबर 1.01325 पास्कल। आपसे पूछा क्या गया है, एक बार, बाकी संख्या को उसके नीचे ले दो, तो एक बार बराबर हो गया 1.01325 अपॉन 1.01325 क्या पीए पास्कल। इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं ऊपर कितनी जीरो लगा सकता हूं, 1 2 3 4 और 5, तो इसको मैं 10 की घात कितनी लिख सकता हूं, 5। तो इस संख्या से ये वाली संख्या क्या, पॉइंट से पॉइंट ये कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात पावर 5 लगाती, और इस संख्या से इस संख्या कट जाएगी। तो एक बार में कितने पास्कल हो गए, 10 की घात 5 पास्कल हो गए। आपका ये जवाब हो गया। तो दाब की ये मात्रक देखिए, आपसे पूछा जाए कि दाब का सबसे बड़ा मात्रक एटीएम, आपसे पूछा जाए दाब का सबसे छोटा मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, आपसे पूछा जाए कि दाब का ऐसा ही मात्रक, तो क्या होना चाहिए, पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब एक जो एटीएम है, आप एक कांच की नली लो, उस कांच की नली का ऊंचाई कितना है, 76 सेमी। इस 76 सेमी, इस 76 सेमी की ऊंचाई के द्वारा नीचे की ओर लगने वाला जो दाब है, इस पारे के कारण जो दाब लगता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक एटीएम बोलते हैं। इस प्रकार से हम लोग दाब की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अब दाब को मापते किससे हैं, तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। कौन से मीटर के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर में, जैसे ये बैरोमीटर है, इसमें पाठ्यांक होते हैं, पाठ्यांक का संख्या लिखी हुई होती है 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर अचानक इसमें दाब बढ़ता है या धीरे धीरे बढ़ता है या धीरे धीरे घटता है, उसके क्या रिजल्ट होंगे। तो बैरोमीटर में केस नंबर अपना फर्स्ट ये है, बैरोमीटर में दाब अचानक बढ़ने पर, दाब अचानक बढ़ जाएगा, किसका संकेत है, स्वच्छ मौसम का, स्वच्छ मौसम। दूसरी बात, दाब या बैरोमीटर में पाठ्यांक अचानक घटने पर किसका संकेत है, आंधी तूफान का। किसका संकेत है, आंधी तूफान। बात नंबर 3 अपनी यह है कि पाठ्यांक धीरे धीरे घटने पर, धीरे धीरे घटने पर वो किसका संकेत है, वर्षा। अपने घरों पर वायुदाब कम हो जाता है, अर्थात पाठ्यांक अचानक घट जाता है, वायुदाब कम हो गया, दाब कम हो गया, पाठ्यांक घट गया जी, अपन बोलते आएगा कुछ ना कुछ,
इसका अर्थ वो किसका संकेत है? आंधी और तूफान का। तो ध्यान रहे, बैरोमीटर में अचानक दाब बढ़ जाए या पाठ्यांक बढ़ जाए, दाब अचानक बढ़ने पर दाब बढ़ेगा यानी पाठ्यांक बढ़ेगा उसका, तो मौसम कैसा है? स्वच्छ। पाठ्यांक अचानक घटने पर अर्थात पाठ्यांक घटेगा, दाब घट जाएगा, उसका अर्थ क्या है? आंधी तूफान। और पाठ्यांक धीरे धीरे घट रहा है अर्थात दाब धीरे धीरे घट रहा है, तो समझ लेना कि क्या आएगी? बरसात है। और दाबांतर मापने के लिए, दाबांतर, दाब का जो अंतर है, उच्च दाब और एक होता है निम्न दाब। उच्च दाब और निम्न दाब, इनका जो अंतर है वो कहलाता है क्या? दाबांतर। और वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, तो दाबांतर को मापते हैं मैनोमीटर के द्वारा। कौन से मीटर के द्वारा? मैनोमीटर के द्वारा। तो ध्यान रहे, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है और दाबांतर को मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। दाब के ये क्या हो गए? मात्रक, इनके द्वारा अपन दाब को क्या करते हैं? मापते हैं। अब अपन दाब के प्रभाव की बात करें तो दाब का प्रभाव बहुत कुछ होता है। सही पूछे तो प्रत्येक कार्य ही दाब के कारण होता है। दाब के कारण ऐसा होता है कि ताप भी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, इसी प्रकार वायु भी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो दाब का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है गैसों पर। किस पर? गैसों पर। दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव, दाब का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है गैसों पर, उसके बाद में पड़ता है किस पर? द्रव पर, और उसके बाद में पड़ता है किस पर? ठोसों पर। ठोसों पर लगभग इसका प्रभाव कैसा रहता है? न के बराबर नगण्य रहता है। आप लोग दाब बढ़ाकर की गैस को क्या कर सकते हो? द्रवित। द्रव को भी कुछ हद तक आप दबा सकते हो, लेकिन ठोस को कभी दबा नहीं सकते। तो दाब का सबसे कम प्रभाव न के बराबर ठोस पर, उससे ज्यादा द्रव पर, उससे ज्यादा गैसों पर। समझ रहे हो बात को? ठीक इसी प्रकार अपन अगर चर्चा करें द्रव में दाब, द्रव में दाब, द प्रेशर इन ए लिक्विड। आप गोताखोर हो जी, गोताखोर का के समुद्र में की गहराई में जाने वाले लोगों को क्या बोलते हैं अपन? गोताखोर। ये सपोज दैट समुद्र है, आप यहां पर थे, दाब का मान कम था, फिर आप यहां से यहां चले गए, दाब का मान बढ़ गया। आप और नीचे चले गए, कहोगे कि सर और ज्यादा दाब का मान बढ़ गया, और नीचे जाने पर और ज्यादा दाब का मान बढ़ गया। समुद्र की गहराई में नीचे की ओर जाने पर दाब का मान बढ़ जाता है, और इससे गोताखोर की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है जी। गोताखोर का जीव गोत्या खा सकता है। इसके लिए जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर विशेष प्रकार की पोशाक पहनते हैं। विशेष प्रकार की क्या पहनते हैं? पोशाक पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो पोशाक दाब को मेंटेन करती है, अंदर का दाब और बाहर का दाब को इक्वल रहने देती है। वरना होता क्या है कि अपने शरीर में सभी गैसें होती है, अब वो गैसें जाती है ब्लड में, N2 भी होती है, O2 भी होती है, CO2 भी होती है, कई प्रकार की गैसें होती है। इनमें से N2, O2, CO2 में से सबसे भारी गैस कौन सी है? N2। और N2 के रक्त में क्या बन जाते हैं? बुलबुले बन जाते हैं, जिससे व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं में बहुत ज्यादा क्या होता है? दर्द होता है, और उसे दर्द होने के कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए गोताखोर गहराई की ओर जाने पर एक विशेष प्रकार की पोशाक पहनते हैं, और N2 के बुलबुले न बने इसके लिए वो किसका सिलेंडर लेके जाते हैं? हीलियम गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि हीलियम क्या है? हीलियम गैस हल्की गैस है। दूसरी बात अपन चर्चा करें, अगर व्यक्ति समुद्र में न जाकर के अंतरिक्ष की ओर जाए तो दाब का मान घटेगा।
दाब का मान ऊपर की ओर जाने पर घट जाने के कारण अंदर का दाब तो हो जाएगा ज्यादा और बाहर का दाब हो जाएगा जी कम। और बाहर का दाब कम होने के कारण उसकी नाक से रक्त बाहर आने लगेगा, मुंह से रक्त बाहर आने लगेगा और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए अंतरिक्ष यात्री भी ऊपर की ओर जाने पर किस गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं, O2 गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं। नीचे वाले किसके लेके जाते हैं, हीलियम का, और ऊपर जाने वाले O2 का, और साथ में O2 गैस के साथ में वो विशेष प्रकार की पोशाक पहनते हैं। इसीलिए चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्तियों के नाक से रक्त बाहर आने लगता है, फाउंटेन पेन से स्याही बाहर आने लगती है और मृत्यु होने की पूरी संभावना है। इसलिए वह विशेष प्रकार की पोशाक पहन करके जाते हैं। अब अपन द्रव्य में दाब की बात करें, ये कोई द्रव्य है, इसी द्रव्य में ये लिक्विड है, यहां पर दाब कम होगा, फिर यहां पर और ज्यादा बढ़ेगा, फिर यहां पर और ज्यादा बढ़ेगा, यहां आते आते दाब का मान क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अर्थात ऊपर द्रव्य तल की ऊंचाई बढ़ने पर दाब का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरी बात, इस द्रव्य का घनत्व कितना है, घनत्व बढ़ने पर भी दाब का मान बढ़ जाता है। तो द्रव्य में दाब P बराबर होता है H, D और G। H का अर्थ हाइट यानी ऊंचाई, द्रव्य की ऊंचाई, D का अर्थ घनत्व और G का अर्थ गुरुत्वीय त्वरण। P बराबर H D G हद कर दीजिए, यह फॉर्मूला हो गया आप लोगों के लिए। अर्थात द्रव्यों में दाब किसके समानुपाती है, D के। घनत्व बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा। दाब किसके समानुपाती है, H के। इस वस्तु के ऊपर की ऊंचाई बढ़ेगी, द्रव्य की ऊंचाई बढ़ेगी, तो दाब का मान भी क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। आपने यहाँ पे लिया पानी और आपने इसके स्थान पे सपोजिट ले लिया मरकरी, पारा, जिसको आप Hg हाइड्रोजनियम बोलते हो। अब पानी का दाब कम होगा जबकि पारा का दाब ज्यादा होगा, क्योंकि पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है और पारे का घनत्व कितना होता है, 13.6 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। तो इसका दाब इससे लगभग 13.5 गुना बढ़ गया। इसलिए द्रव्य की गहराई में जाने पर दाब का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। द्रव्य में गहराई में जाने पर दाब बढ़ जाता है। और अपन वायु की बात करें, वायु दाब की, तो वायु का वेग बढ़ने पर दाब घटता है। सपोज दैट ये हेलीकॉप्टर है या वायुयान है, इसके ऊपर जो पंखे लगाए जाते हैं, ये ऊपर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ये जब घूमेंगे तो ऊपर का दाब कम हो जाएगा और ये उठ जाएगा ऊपर की ओर। आंधी आने पर ये जो टिन सेट है, अपना जो घरों में टिन सेट होते हैं, वो उड़ जाते हैं आंधी आने पर। क्यों? क्योंकि ऊपर का दाब तो हो जाता है कम और नीचे का हो जाता है ज्यादा। इसके लिए यही कारण है, क्योंकि वायु का वेग बढ़ने पर दाब का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। दाब के जो मूलभूत आधार है वो वैज्ञानिक है पास्कल। पास्कल सब कुछ दाब के बारे में जो भी प्रयोग किया इन्होंने किया। पास्कल ने एक नियम दिया जिसे पास्कल का नियम कहते हैं। पास्कल का नियम क्या है रियलिटी के अंदर, कि आप लोग 100 किलो वजन को एक अंगुली से उठा सकते हो। इसका अर्थ मैं वास्तविकता से बात कर रहा हूं, साइंस की वास्तविकता से बात कर सकता हूं। 100 किलो वजन को आप एक अंगुली से उठा सकते हो। वो किसकी देन है, पास्कल के नियम की देन है। पास्कल के 2 स्टेटमेंट थे, जैसे एक पानी की टंकी है और यहां तक इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। आपने बिल्कुल क्षैतिज में 3 छिद्र कर दिए, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। 3 छिद्र कर दिए। इन तीनों से पानी जो बाहर आएगा वो तीनों से क्या आएगा, बराबर मात्रा में आएगा। अगर आपने यही छिद्र ऐसे ऊर्ध्वाधर कर देते
तो आने वाले पानी का मान समान होता है क्या? नहीं। तो ये बिंदु क्षैतिज पर है, एक समान है, इसलिए इनसे बाहर आने वाले पानी का मान क्या है? समान है। तो इसका पहला स्टेटमेंट ये था कि क्षैतिज बिंदुओं पर दाब का मान समान होता है। इन क्षैतिज बिंदुओं पर दाब का मान क्या होता है? समान होता है। पहला कथन तो यह है। दूसरी बात इन्होंने यह बताया, आपने ले ली ये पाइप है, पानी की पाइप, और इसमें भरा हुआ है कोई भी लिक्विड यानी द्रव भरा हुआ है। आप यहां से मार रहे फूंक, पानी निकलेगा यहां से बाहर निकलेगा। आप यहां पर जितना ज्यादा बल लगाओगे पानी उतना ही ज्यादा तेज बाहर निकलेगा। इसका अर्थ आपने बल लगाया यहां पर और वो ही बल यहां पर लग रहा है। इसका अर्थ जल के इस अणु ने अगले अणु को बल दिया, इस वाले ने अगले को दिया, तो ऐसे ये जल का अणु अगले वाले अणु को अपना बल देता गया और यह पानी यहां से बाहर निकल गया। तो इससे सीधी सी बात यह है, जिसको दूसरा स्टेटमेंट अपन कह सकते हैं, यहां पर लिख रहा हूं कि द्रवों में दाब का संचरण एक समान रूप से होता है। द्रवों में दाब का संचरण एक समान रूप से होता है और क्षैतिज बिंदुओं पर दाब का मान समान होता है। यह कथन था किसका? पास्कल का। यह है पास्कल के दो क्या बन गए? नियम बन गए। इनका प्रैक्टिकल उपयोग किया गया और इसके आधार पर आज कई उपकरण चल रहे हैं। गाड़ियों पे पावर स्टीयरिंग है, पावर ब्रेक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जाती है नीचे आती है, बीजों का तेल निकाला जाता है, जेसीबी द्वारा जो कार्य किया जाता है, पूरा टोटल सिस्टम हाइड्रोलिक रूप से द्रवों में हो गया। तो पहली बात, ये जो पास्कल का नियम है वो किस पर लागू होता है? द्रवों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? द्रवों पर लागू होता है, बाकी ठोस या गैस पर लागू नहीं होता। तो पास्कल का नियम ठोसों पर लागू नहीं होता, किस पर लागू होता है? द्रवों पर आता है। तो पास्कल के नियम को द्रव पर आधारित नियम भी कहते हैं। ये इस पास्कल नियम के दो स्टेटमेंट है और ये किस पर लागू होता है? द्रवों पर लागू होता है। अपन दैनिक जीवन में जेसीबी द्वारा जो कार्य करते हैं, बीजों का तेल निकालने में जो कार्य करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, गाड़ियों की पावर स्टीयरिंग है, पावर ब्रेक है, ये सभी किस पर आधारित है? पास्कल के नियम पर आधारित है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक